की संरचना के बारे में बात करेंगे, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। हमारी जो लास्ट वीडियोस थी उसमें आपने न्यूक्लिक एसिड की संरचना के बारे में बात की और डीएनए की खोज किसने की है, किसने डीएनए का सबसे अच्छा मॉडल दिया है, उन सारी चीज़ों के बारे में आपने उस लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा। इस वीडियो के अंदर हम डीएनए की संरचना के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो डीएनए की संरचना की हम बात करेंगे वो एक आउटलाइन डायग्राम होगा। हम इसमें मॉलिक्यूलर लेवल मतलब आणविक संरचना का डायग्राम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमने आणविक संरचना की एक न्यूक्लियोटाइड का जो निर्माण है वो हमारी लास्ट वीडियोज़ के अंदर किया था। तो फिर भी अगर आपको वो आणविक संरचना देखनी है तो आप उन लास्ट वीडियोज़ पे जा सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छे से मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये नया टॉपिक, डीएनए की संरचना। डीएनए की संरचना की अगर बात की जाती है तो डीएनए की संरचना में आपको पता होगा कि बेसिकली डीएनए की जो संरचना होती है उस डीएनए की संरचना के अंदर एक स्ट्रैंड तो आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसे मिलेगी, और दूसरी स्ट्रैंड्स की अगर बात की जाती है तो दूसरी स्ट्रैंड आपको मिलेगी ऐसे। तो इस प्रकार से डीएनए जो है वो बना हुआ रहता है। तो अगर डीएनए की बात की जाती है तो डीएनए हमें ऐसा मिलता है, लेकिन इस संरचना के अंदर आपको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मतलब ये आपस में जो दो लाइनें हैं वो आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। इसी चीज़ की स्टडी हम करेंगे थोड़ा सा इसको जूम करके, ठीक है। तो ये बेसिकली ऐसी संरचना होती है। इस संरचना को हम बोलते हैं द्विरज्जुकी, क्योंकि दो रज्जुक है और दो रज्जुक को हम बोलेंगे द्विरज्जुकी। दूसरी बात, इसको एक और नया नाम दिया जाता है, वो होता है प्रति समानांतर, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल की अगर बात की जाती है तो पहले आप इस पॉइंट को समझ लीजिए कि एंटी पैरेलल क्या होता है। आपने देखो इस मेरे हाथ में दो पेन है, अब भी अगर मैं इस दोनों पेन की बात करता हूँ तो दोनों पेनों का जो ओपनिंग साइड है वो एक जैसी एक तरफ है, मतलब इसकी भी ओपनिंग इस साइड से होती है और इसकी भी ओपनिंग इसी साइड से होगी। तो इसको हम बोलेंगे पैरेलल कंडीशन, समानांतर कंडीशन, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का जो चेंज है वो नहीं देखने को मिल रहा। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अब जो है वो ओपनिंग जो साइड है वो बिल्कुल क्या हो गई है, चेंज हो गई है। दैट मीन्स ये तो इस साइड से ओपन होगा और ये इस साइड से ओपन होगा, बट अभी भी ये पैरेलल तो है, लेकिन एक नया वर्ड जुड़ जाता है जिसका नाम होता है एंटी, मतलब विपरीत, प्रति समानांतर। मतलब डीएनए की जो संरचना होती है वो भी बिल्कुल ऐसे ही होती है, जिसमें एक रज्जुकी मतलब एक जो धागा होगा, एक जो रज्जुक होती है उसका जो सिरा होता है मतलब उसके जो एंड्स होते हैं मतलब किनारे, ये अलग होते हैं और इसके जो किनारे होते हैं वो अलग होंगे। कैसे होते हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, तो आप आराम से इस वीडियो को देखिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंगल लाइन की। तो अगर हम एक सिंगल लाइन की बात करते हैं तो इस सिंगल लाइन के अंदर आपको मैं एक बार हल्का सा एक बार वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो इस सिंगल लाइन में हमें सबसे ऊपर की तरफ मिलेगा फॉस्फेट समूह। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बिल्कुल आप फोकस होकर के देखिए। तो सबसे ऊपर हमें यहाँ पे मिलेगा फॉस्फेट समूह। इस फॉस्फेट समूह से ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये जुड़ा हुआ रहेगा सुगर से। फिर इसके बाद में वापस यहाँ पे हमें मिलेगा फॉस्फेट समूह। ये फॉस्फेट समूह किससे जुड़ा हुआ रहेगा, सुगर से। क्लियर बात यहाँ पे, ऐसी की ऐसी संरचना देखने को मिल रही है आपको। लेकिन अब इस एस मतलब इस सुगर से एक नया समूह जुड़ जाएगा जिसका नाम होगा यहाँ पे नाइट्रोजन, और इस एस से भी हमारा नया समूह जुड़ जाएगा जिसका नाम क्या होगा, नाइट्रोजन। क्लियर बात यहाँ पे। तो ये तो हो गई हमारी एक रज्जुक, ऐसी दूसरी रज्जुक भी मिलेगी। लेकिन हमने क्या बोला है कि डीएनए कैसा होता है, प्रति समानांतर होता है। तो दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि अगर अभी पी का मुंह ऊपर की तरफ है तो दूसरी लाइन होगी उसमें पी का जो मुंह होगा वो किस साइड होगा, नीचे की तरफ होगा, क्योंकि जस्ट अभी मैंने पेन का जो एग्जांपल दिया है वो भी तो यही था। क्लियर बात यहाँ पे। तो एक बार हम उसको एक बार और डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि अब जो हम नई दूसरी रज्जुक बना रहे हैं उसमें पी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे एस आ गया, फिर यहाँ पे पी आ गया, पी का मतलब फॉस्फेट, फिर वापस एस, फिर ये एक सिरा फ्री रह गया। एस से वापस कौन जुड़ेगा यहाँ पे, नाइट्रोजन, और एस से यहाँ पर वापस कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन।
और ये दोनों नाइट्रोजन आपस में एक बंध की सहायता से जुड़े हुए रहते हैं। तो डीएनए की जो संरचना होती है कुछ ऐसी देखने को मिलती है हमें, कि जिसमें एक सिरा जो है एक लाइन का, उसमें ऊपर की तरफ P होगा तो नीचे की तरफ यहाँ पे होता है OH, दूसरी लाइन में ऊपर की तरफ OH होता है तो नीचे यहाँ पे होता है P। इसी को हम कंडीशन को कहते हैं प्रति समानांतर। क्लियर बात यहाँ पे? ये आउटलाइन, ये डायग्राम ही है, हम लास्ट में वापस ड्रॉ करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। इस वीडियो में आपके जो डीएनए की संरचना से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर होंगे, तो आप बने रहिए इस वीडियो के अंदर और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसके बाद अब हम बात करते हैं पहले एक सिंगल लाइन एकल रज्जुक की। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा, यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, शुगर। तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि डीएनए के अंदर कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो डीएनए के अंदर मिलती है डीऑक्सी पेंटोज शर्करा या राइबोज शर्करा। तो एक बार काउंट कर लेते हैं कि इसमें वाकई में 5 कार्बन होते हैं क्या, तो 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट कि इस राइबोज शर्करा या इस राइबोज शर्करा की अगर बात की जाती है तो इस राइबोज शर्करा के 3 नंबर के कार्बन और 5 नंबर के कार्बन ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से क्या होगा, तो सीधी सी बात आपको मैं बता देता हूँ कि यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं 5 नंबर के कार्बन की। इस 5 नंबर के कार्बन से हमारा फॉस्फेट समूह अटैच होता है। अच्छा, बहुत आसान है ये, तो बिल्कुल सही बात, आसान है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कहा कि इस 5 नंबर के कार्बन से कौन अटैच होगा, फॉस्फेट समूह अटैच होता है। किस बंध की सहायता से अटैच होगा, ये बंध हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो ये बंध है यहाँ पे एस्टर बंध। कौन सा बंध होगा, एस्टर बंध। क्लियर बात यहाँ पे? स्टूडेंट्स वापस मैं आपको एक बार वापस रिकॉल करवा देता हूँ कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक बार अगर आपको डीएनए की संरचना का अगर ये वीडियो समझ में आ जाता है तो फिर आपका जो फर्स्ट यूनिट है वो तो आसानी से हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर फिर आगे कुछ है ही नहीं, यही है सारा। क्लियर बात है यहाँ पे? दूसरी बात कि ये जो 3 नंबर का कार्बन है, इस 3 नंबर के कार्बन से भी कौन अटैच होता है, फॉस्फेट समूह अटैच होता है। मतलब 5 नंबर से भी फॉस्फेट अटैच होगा और 3 नंबर से भी फॉस्फेट अटैच होगा, बिल्कुल सही बात है, होगा अटैच। वापस कौन सा बंध आ जाएगा यहाँ पे, एस्टर बंध। लेकिन अभी रुकिए आप, क्या जैसे हम दूसरी शर्करा के पास जाते हैं तो दूसरी शर्करा ये कहती है कि मैं भी तो इंतजार कर रही हूँ, मेरा भी तो नाम लो हम यहाँ पे, तो हम इसका भी नाम लेंगे, नहीं तो ये नाराज़ हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि वही कंडीशन यहाँ पे वापस फॉलो हो रही है कि इसके 5 नंबर के कार्बन से कौन अटैच होगा, फॉस्फेट समूह अटैच होगा। तो यहाँ पे 2 एस्टर बंध हमको देखने को मिल रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन को या इस बंध को एक नया नाम दे दिया जाता है जिसका नाम है यहाँ पे डाई एस्टर बंध। स्टूडेंट्स राइटिंग के ऊपर आप बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट्स की अगर बेसिकली आपको मैं बात करूं तो राइटिंग ये ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्यूरेट हो, लेकिन मेरी जो लैंग्वेज है आप उसको कैच करें कि ये कौन सा बंध होगा, डाई एस्टर बंध होगा। क्लियर बात है यहाँ पे? तो एक पॉइंट तो हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर हो गया, और वो क्या है कि शर्करा के 5 नंबर के कार्बन से भी फॉस्फेट अटैच होगा और 3 नंबर से भी कौन अटैच होगा, फॉस्फेट अटैच होता है। क्लियर? तो ऐसे ही आपको मैंने जब लास्ट वीडियो अगर पढ़ी होगी आपने, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। मतलब बहुत सारे एन बहुत सारे एन बहुत सारे एन बहुत सारे एन जो हैं वो आपस में जुड़ करके एक चेन बनाते हैं। तो मैंने माना कि ये जो है वो सबसे ऊपरी हिस्सा है उस चेन का, और मैंने कहा कि ये जो है वो सबसे निचला हिस्सा है उस चेन का। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो सबसे ऊपर ही मतलब सबसे टॉप वाला जो पार्ट होगा, उस टॉप वाले पार्ट पे सबसे ऊपर की तरफ हमें फॉस्फेट मिलेगा, इसके आगे कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से इस पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, 5 प्राइम। इस 5 कार्बन पे सब कुछ हो रहा है, इसलिए इस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, 5 प्राइम। ध्यान रखना स्टूडेंट, इसको कोई भी डैश नहीं बोलेगा, इस कंडीशन को हम बोलते हैं 5 प्राइम। इसी प्रकार मैंने कहा कि ये इस चेन का सबसे आखिरी पॉइंट है, तो
इसमें भी 3 नंबर के कार्बन पर आपको पता होगा शर्करा के अंदर क्या मिलता है, यहाँ पे OH मिलता है। अगर आपको लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपने, तो इसका मतलब इस 3 नंबर वाले कार्बन पर हमें क्या देखने को मिलेगा, OH समूह। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं 3 प्राइम, यानी कि DNA की एक रज्जु की जो दिशा होती है वो क्या होती है। तो आपको मैं एक बार वापस आउटलाइन बना देता हूँ कि इसकी जो एक दिशा होगी, इसका एक हिस्सा तो होगा 5 प्राइम और एक हिस्सा होगा क्या, 3 प्राइम। क्लियर बात है यहाँ पे, आराम से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमारे को। दिस इज द सिंगल स्ट्रैंड, एकल रज्जु। अब कई स्टूडेंट्स के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने नाइट्रोजन के बारे में तो बात ही नहीं की, नाइट्रोजन क्षारक जो हम कहते हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं की। कर रहे हैं, अगला पॉइंट वही है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो ये 1 नंबर का कार्बन है, इस 1 नंबर के कार्बन से कौन अटैच होता है, तो इस 1 नंबर के कार्बन से नाइट्रोजन क्षारक जो हैं वो अटैच होते हैं। और मैंने कहा कि यहाँ पे कौन से नाइट्रोजन क्षारक हैं, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो है ग्वानिन नाइट्रोजन क्षारक अटैच हुआ है। कौन सा, ग्वानिन। इसको मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूँ। कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अटैच हुआ है, ग्वानिन। अच्छा, अब समझ में आया मेरे क्या, कि जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो शर्करा के 1 नंबर के कार्बन से अटैच होते हैं। क्लियर बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी तो कोई बंद होगा, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे भी एक बंद है और उस बंद का नाम क्या है, आपको मैंने वैसे लास्ट वीडियो में भी बताया होगा, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। क्लियर बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या होगा, ओह, इसका मतलब यहाँ पे भी कुछ ना कुछ तो मिलेगा। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे कौन उपस्थित है, एडेनिन। कोई बात नहीं, हमने पढ़ा हुआ है कि एडेनिन भी क्या होता है, एक नाइट्रोजन क्षारक होता है। और ये भी किस बंध की सहायता से जुड़ा हुआ होगा, उसी बंध की सहायता से, किसकी, एन ग्लाइकोसिडिक बंध। क्लियर बात है यहाँ पे। चलो, ये तो हो गई हमारी एक रज्जुक की बात, इसमें कोई डाउट है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एक रज्जुक हमारी कंप्लीट हो गई है तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड पॉइंट के बारे में, मतलब दूसरी रज्जुक के बारे में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जब हम दूसरी रज्जुक की बात करते हैं तो दूसरी रज्जुक के अंदर भी वही कहानी हमें देखने को मिलती है। कौन सी कहानी, जस्ट अभी पीछे वाली कहानी, और कोई कहानी मत याद करने लग जाना आप। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सबसे ऊपर की तरफ, आपको मैंने बताया था कि 3 नंबर के कार्बन पर हमें क्या देखने को मिलेगा, तो 3 नंबर के कार्बन पर हमें देखने को मिलेगा OH। क्या, OH। और इस कंडीशन को हम क्या बोल देंगे, 3 प्राइम, क्योंकि 3 नंबर पे OH है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि ये सबसे ऊपर वाला हिस्सा है और ये सबसे नीचे वाला हिस्सा है, ये मान के चलिए आप। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, OH, और इसको हम क्या बोल देंगे, 3 प्राइम। इसके बाद में हमने क्या देखा कि 5 नंबर के कार्बन पर कौन अटैच है, फॉस्फेट। अच्छा, ये तो वो लास्ट वाली बात है, बिल्कुल सही है, 5 पे कौन अटैच होगा, फॉस्फेट। लेकिन नीचे जो एक और शर्करा है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे यहाँ पे शर्करा S, और ये भी क्या है, एक शर्करा है। तो हमने क्या देखा कि इसके तो 5 नंबर से फॉस्फेट अटैच है और इसके 3 नंबर से फॉस्फेट अटैच है, यानी कि एज इट इज पिछली जो बात हमने बोली है वही है। जैसे हमने लास्ट पे देखा तो लास्ट पे हमने क्या देखा कि यहाँ पे 5 पे कौन अटैच है, फॉस्फेट। इसका मतलब ये लास्ट अगर पॉइंट अगर होता है, लास्ट अगर शर्करा होती है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, 5 प्राइम। क्या बोल देंगे इसको हम, 5 प्राइम। ठीक है, इसका मतलब जो अभी जस्ट हमने जो बात बोली थी, कौन सी, कि इसकी ओपनिंग इस साइड से होगी तो इसकी ओपनिंग इधर से होगी, और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रति समानांतर कंडीशन। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर हमें कि प्रति समानांतर कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। कैसे, कि इस पॉइंट पे 5 प्राइम है, इस पे 3 प्राइम है, और उधर 3 प्राइम है, और इधर क्या है, 5 प्राइम है। मतलब जिस साइड 5 प्राइम है उस साइड 3 प्राइम है, और जिस साइड 3 प्राइम है उस साइड क्या है, 5 प्राइम है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, प्रति समानांतर स्थिति। बाकी तो कंडीशन जो है वो सेम होंगी, क्या, कि
एक नंबर से कौन अटैच होगा? नाइट्रोजन क्षारक। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे नाइट्रोजन क्षारक जो है इनके अंदर भी बॉन्डिंग का थोड़ा सा लॉजिक है। कैसा लॉजिक है? तो आपको मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक, तो हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि ये तो रटना पड़ेगा। और रटना क्या पड़ेगा कि G के साथ हमेशा कौन बाइंड करेगा? C। और A के साथ कौन बाइंड करेगा? हमेशा T। चलो ये तो समझ में आ गया कि G के साथ हमेशा C बाइंड करेगा और A के साथ कौन बाइंड करेगा? T। लेकिन इनके अंदर जो बनने वाला बंध है ना, बंध, उसमें भी कानून लगा दिए इन्होंने। क्या? कि G और C के बीच में कितने बंध मिलेंगे? हमें 3 बंध देखने को मिलेंगे, जबकि A और T के बीच में 2 बंध देखने को मिलते हैं। यानी कि G और C के अंदर जो बॉन्डिंग होगी वो ट्रिपल बॉन्डिंग होगी, जबकि A और T में कितनी कैसी बॉन्डिंग होगी? डबल। क्लियर बात यहाँ पे? तो अब आप ही मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे G है तो यहाँ पे क्या आएगा? C आएगा ना। कोई दिक्कत नहीं। बंद कितने होंगे? अभी तो मैंने बताया है आपको। 3 बंद बना दो फटाफट। कितने बंद बना दिए हमने? 3। और इन बंद का एक नया नाम दे दिया हमने, और वो है हाइड्रोजन बंद। कौन सा नाम दे दिया हमने? हाइड्रोजन बंद। अच्छा, G और C के बीच में कौन सा बंद होगा? हाइड्रोजन बंद। इसका मतलब इसको मैं भी ये भी तो कह सकता हूँ कि 2 नाइट्रोजन क्षारक के मध्य कौन सा बंद मिलेगा? हमें हाइड्रोजन बंद मिलेगा। क्लियर बात है यहाँ पे? नेक्स्ट पॉइंट कि यहाँ पे हमने क्या बोला? अगर इस साइड एडेनिन है तो इधर क्या आएगा? अरे सर इधर T तो आएगा। अब अभी तो आपने बताया था, बिल्कुल सही बात है कि इधर A है तो इधर क्या आएगा? T। और सर बंद भी तो आपने ही तो बताया था अभी कि इसमें कितने, कौन सा बंद होगा? डबल बंद होगा। और ये भी कैसा बंद है? हाइड्रोजन बंद है। अरे ये तो बहुत आसान है डीएनए की संरचना। बिल्कुल सही बात ही तो है, आसानी तो है ये। किया क्या है हमने इसमें? कुछ नहीं किया ना। एक रज्जुक दूसरी रज्जुक, दोनों की कंडीशन कैसी है? विपरीत कंडीशन है। और इस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? प्रतिसमानांतर अवस्था। और स्टूडेंट्स आपको मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल बता दूं इसका, जो सब काम करते हो आप, या मतलब सब देखते भी हैं। कैसा, क्या एग्जांपल है उसका? मैं बता देता हूँ कि आपने रस्सी देखी होगी गाँव के अंदर, या सभी घरों में काम आती है बेसिकली रस्सी। तो रस्सी की अगर बात की जाती है तो वो रस्सी जो है वो आपस में क्या होती है? बिल्कुल कोइल्ड होती है ना, वो बिल्कुल मतलब गुथी हुई होती है वो। और जब आप उसको खोल देते हैं तो बिल्कुल ऐसी संरचना हो जाती है ना उसकी, ऐसी। अच्छा, अरे तो डीएनए भी तो ऐसा ही मिलता है। क्लियर बात है यहाँ पे? इसका मतलब अब ये बीच का अंदर आपको जो गैप दिख रहा है ये क्या है? अब हम इस नेक्स्ट पॉइंट के अंदर इसी पॉइंट के बारे में बात करेंगे अब। क्लियर बात है यहाँ पे? तो इसको ड्रॉ कर लीजिए। ये है हमारी डीएनए की संरचना, जिसमें हमने क्या देखा? वापस एक को मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि एक रज्जुक के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक रज्जुक के अंदर केवल एक एस्टर बॉन्ड मिलेगा, बाकी सारे क्या होंगे? डाइएस्टर बॉन्ड होंगे। 5 नंबर के कार्बन से कौन अटैच होगा? फॉस्फेट। और 3 प्राइम पे क्या मिलेगा? हमेशा OH मिलेगा। क्लियर बात यहाँ पे? इसी तरीके से एक नाइट्रोजन क्षारक जो है वो शर्करा के 1 नंबर के कार्बन से अटैच होगा। किस बंध की सहायता से? N ग्लाइकोसिडिक बंध की सहायता से। एक नाइट्रोजन क्षारक दूसरे नाइट्रोजन क्षारक से हाइड्रोजन बंध की सहायता से अटैच होगा। हमेशा G और C के बीच में 3 बंध बनेंगे, और A और T के बीच में कितने बंध बनेंगे? 2 बंध। इसी तरीके से एक रज्जुक के अंदर जिस किनारे का नाम 5 प्राइम होगा, उसके विपरीत जो दूसरी रज्जुक होगी उसमें हमेशा क्या मिलेगा? 3 प्राइम मिलेगा। जस्ट अपोजिट नीचे की तरफ हमें देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये हमारी डीएनए की संरचना जो है वो कंप्लीट होती है। आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा कि डीएनए की संरचना का आउटलाइन डायग्राम।
ठीक है, तो एक बार मैं इसको मिटाता हूँ, आप वो आउटलाइन डायग्राम एक बार बनाएंगे हम, और साथ में हम देखेंगे कि डीएनए की संरचना के कौन कौन से जो मुख्य बिंदु हैं वो हमारे काम के हैं। दूसरी बात स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दो नए पॉइंट भी आएंगे, और वो है, एक पॉइंट आएगा हमारे पास चारगाफ का नियम। वो नियम हमारे को ये बता के जाएगा कि एक डीएनए के अंदर नाइट्रोजन क्षारकों की जो मात्रा होती है वो बराबर होती है, और एक नियम होगा कि क्षार अनुपात, और वो हमें ये बताएगा कि एक डीएनए के अंदर क्षार अनुपात जो है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो अब एक बार हम आउटलाइन डायग्राम बना लेते हैं, आप इसको साथ के साथ ड्रॉ करेंगे, फिर हम इसी के कुछ मुख्य बिंदु भी लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया, इधर मिलेगा हमें एस, 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 इस साइड भी हमें क्या मिलेगी, एस, एस। नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि इधर क्या मिलेगा हमें, फॉस्फेट, तो इधर क्या मिलेगा आपको, OH, ठीक है। फिर मैंने क्या कहा कि इधर क्या मिलेगा आपको, फॉस्फेट, तो इधर क्या मिलेगा आपको, OH, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि जो शर्करा होता है उससे कौन अटैच होता है, नाइट्रोजन बेस। इस वाली शर्करा से भी कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस। इस वाली शर्करा से भी कौन अटैच होगा, नाइट्रोजन बेस शर्करा या क्षारक आप उसको कह सकते हैं। किस बंध की सहायता से, तो मैंने माना कि यहाँ पे तो ट्रिपल बंध है और यहाँ पे डबल बंध है, वापस ट्रिपल बंध आ जाएगा, मतलब बंध होंगे यहाँ पे कौन से, हाइड्रोजन बंध होंगे, ठीक है। तो ये है हमारे डीएनए की संरचना का आउटलाइन डायग्राम। अब यहाँ पे इसको हम नाम भी दे देते हैं, तो इस सिरे को हम बोलेंगे 5 प्राइम और इस सिरे को हम बोलेंगे 3 प्राइम। इधर हो जाएगा 5 प्राइम और इधर क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, ठीक है। तो ये है डीएनए की हमारी संरचना, आउटलाइन डायग्राम है। इसके बाद में हम इसके जो मुख्य बिंदु हैं वो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साथ के साथ आप उसको भी लिखते चलें कि जो डीएनए की एक रज्जुक में क्या होगा, एक एस्टर बंध उपस्थित। दूसरी बात, शर्करा व नाइट्रोजन क्षारक में एन ग्लाइकोसिडिक बंध उपस्थित होता है। तीसरा, 2 नाइट्रोजन क्षारक आपस में हाइड्रोजन बंध की सहायता से जुड़े होते हैं। हमेशा
जी व सी 3 बंध से जुड़ेंगे। ए व टी में द्विबंध, 3 की जगह आप इसको लिख ले त्रिबंध, द्विबंध उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य बिंदु हैं, आप इसको नोट कर लीजिए एक बार। स्टूडेंट्स, इसको नोट करने के बाद आपको मैं बता दूं कि अब जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है, जो कि थोड़ा सा आपका जो दिमाग है उसको खर्च करवाएगा। कैसे, तो एक बार बनी रहिए आप इस वीडियो में वापस। एक पॉइंट एक और लिख लीजिए आप यहाँ पे, 6 नंबर का जो पॉइंट है कि डीएनए कैसा होता है, द्विरज्जुकी और प्रति समानांतर। देखो यहाँ पे आपको एक सीधी सी बात बता देता हूँ, आपने पेयर का नाम तो सुना होगा। पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और जोड़े के अंदर क्या होंगे, दो चीज़ होगी कोई सी भी। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, ध्यान रखना इस चीज़ को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट पूछा जाता है इसी के ऊपर। तो अगर आपका दिमाग जो है वो अगर एक जगह नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। क्या है वो, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है कि अगर आप कभी, देखो नॉर्मल तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन कंपटीशन लेवल पर थोड़ा सा अगर एग्जामिनर का दिमाग अगर ये हो जाए कि पेपर जो है वो अच्छा बनाना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये भी एक नाइट्रोजन क्षारक है मतलब बेस, और ये भी एक नाइट्रोजन क्षारक है बेस। तो अगर मैं इसको बोलूँ कि ये दोनों को मैं मिला देता हूँ, तो दोनों को मिला करके ये क्या बन जाएगा, बेस पेयर, नाइट्रोजन क्षारक युग्म बन जाएगा ना, एक येरा और एक येरा। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक डीएनए अणु है जिसमें 20 नाइट्रोजन क्षारक युग्म उपस्थित हैं। क्वेश्चन को आप एक बार वापस सुन लीजिए, कितने, 20 बेस पेयर उपस्थित हैं। तो आप बताइए कि उस डीएनए अणु के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। अब दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है कि न्यूक्लियोटाइड कैसे काउंट करेंगे हम। तो हमने क्या बताया, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि बेस पेयर आपको समझ में आ गया। तो आपको पता होगा कि इस बेस से ये न्यूक्लियोटाइड अटैच है और इस वाले बेस से ये न्यूक्लियोटाइड अटैच है। तो अगर हम कहें कि वो बेस पेयर की बात कर रहा है तो कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 1 और 2। इसका मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 बेस पेयर बराबर 1 न्यूक्लियोटाइड। कितने, सॉरी 1 बेस पेयर बराबर कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, अब 2 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 2। एक बेस पेयर, एक नाइट्रोजन क्षारक और एक नाइट्रोजन क्षारक, जोड़ा बन गया। लेकिन न्यूक्लियोटाइड कितने हो गए यहाँ पे, अब 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि 2 बेस हैं, सॉरी अगर आपसे पूछा जाता है कितने, 1 बेस है, मतलब एक नाइट्रोजन क्षारक है, तो कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 1 न्यूक्लियोटाइड। कितने, 1 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बात है यहाँ पे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा जो कंपटीशन लेवल पे पूछा जाता है, इसको आप अलग से ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम के अंदर ही मत कर देना, इसको अलग से करना। वापस एक बार देख लीजिए, अगर आपसे एक बेस पेयर पूछा जाता है तो एक बेस पेयर में कितने न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे, 2। लेकिन अगर आपको कहा जाता है कि एक डीएनए में केवल एक बेस है तो उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड हो सकते हैं, 1 न्यूक्लियोटाइड। क्लियर बात है यहाँ पे। यही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था। आप इसको ड्रॉ करिए और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें और चैनल को सब्सक्राइब और
बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।